चौधरी अली तारक चीमा उम्मीदवार पीपी 132 से मिलने पैरागॉन सिटी उनकी रिहायशिया पर पहुंचे। दरवाजे पर आकर खुद इस्तकबाल किया। शेर साहब, आप ये बताइएगा, आपने सियासी सफर का आगाज कैसे किया? जी, मैं वैसे तो एक नॉन पॉलिटिकल फैमिली से मेरा ताल्लुक है। हमारे बाओ-दाद का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मैं ग्रोन अप हुआ और मैं चूंकि लाहौर में रहता था, यहाँ पे पीटीआई का काफी इन्फ्लुएंस था। मैं नौजवान था जब मैंने सड़कों पे बैनर लगे देखे कि अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन। इस नारे ने मुझे बड़ा इन्फ्लुएंस किया और इस नारे से इन्फ्लुएंस होके, इम्प्रेस होके मैंने प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में 2009, 10, 11 से पार्टिसिपेट करना शुरू कर दी। मैंने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की और फिर तकरीबन 2016 तक पीटीआई के लिए काम करते रहे। तमाम धरने, जिधर भी कोई पॉलिटिकल जो पार्टी के चेयरमैन थे जिनकी कॉल थी, वहां पे मैं शिरकत करता था। आजकल के पीटीआई के वर्कर्स की तरह फेसबुक का प्लेयर नहीं था। आजकल के पीटीआई वर्कर्स की तरह सिर्फ इल्जाम तलाशी और वो सियासत नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल सियासत की। लेकिन फिर जब मैंने महसूस किया कि 2015-16 में कि इमरान खान की जो डायवर्शन है ये वो नहीं है जो जिससे मैं इम्प्रेस हो गया नौजवान के तौर पे पार्टी ज्वाइन की थी, कि ये दूसरी ट्रेडिशनल पार्टियों से डिफरेंट होगी, ये वो पार्टी है जो नौजवानों की एक उम्मीद थी। लेकिन जब मैंने पार्टी में रह के देखा कि इनका भी मतमा नजर इक्तदार ही है, इमरान खान को भी सिर्फ इक्तदार ही चाहिए, वहां पे भी जो है ना, जो ये जो नारा है अवाम के लिए, ये इसकी कोई अहमियत नहीं है। तो फिर मैंने देखा कि इससे बेहतर है कि हम ऐसी पार्टी को मैं ज्वाइन करूं जो कम से कम जिसके गुड बुक्स में कुछ तो है, जिसके रिकॉर्ड में कम से कम एटमी धमाका तो है, मोटरवेज हैं, लोड शेडिंग का खात्मा है, टेररिज्म का खात्मा। तो ये वो सारी चीजें जिनसे मुझे मुतासर किया और मैंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली। मैं पीटीआई में भी जितनी दे रहा हूँ, आप किसी भी पीटीआई के वर्कर से, किसी लीडर से ये कंफर्म कर सकते हैं कि मेरा पीटीआई में भी सियासत का मकसद कोई इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना या टिकट लेना नहीं था। पार्टी ने मुझे अगर कोई जिम्मेदारी सौंपी तो मैंने अदा की। इसी तरह मुस्लिम लीग नून 2016 में, मैंने अगस्त 2016 में जब ज्वाइन की, बजीस्तार साहब को ज्वाइन किया, तो उससे लेके एज ऑफ टुडे कभी भी किसी भी मौके पे मैंने कभी किसी टिकट की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, ना ही पार्टी की आदत जो थी उससे कभी कहा कि मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है। बल्कि पार्टी की क्यादत ने जब 2019 में बलदियाती इलेक्शन अनाउंस हुआ इमरान खान के दौर में, तो जो पार्टी की हमारी क्यादत थी, जो एमपीए थे हल्के के, मियां जासिम भट्टी साहब, उन्होंने मुझे मजबूर किया, आके मुझे कायल किया कि अगर आप जैसे पढ़े लिखे नौजवान लोग सियासत में नहीं आएंगे तो जो हमारे मुखालफ हैं, जो अनपढ़ हैं, या जिनकी जो पॉलिटिकल विजडम है वो बड़ी मेलाफाइडी है, तो फिर आप लोगों के अवाम, जो हल्के की अवाम है, उसको कैसे निजात दिला सकते हैं। तो इसी तरह चौधरी मोहम्मद बजीस्तार साहब ने मुझे कहा कि आप आगे बढ़े और तहसील नाज़म का इलेक्शन लड़े। तो उनके कहने पे मैंने आमादगी का जाहिर की। अभी भी अगर आप देखें 2024 के इलेक्शन के बाद भी अगर आप देखें तो मैं अब भी, अगर मैंने कोऑर्डिनेटर पीपी 132 की जिम्मेदारी सौंपी है, या अगर पार्टी मुझे फ्यूचर में पीपी 132 की टिकट पे इलेक्शन लड़वाएगी तो मैं इंशाल्लाह जरूर लड़ूंगा। लेकिन मैं इस शर्त पे या इस कंडीशन पे पार्टी के साथ नहीं हूँ कि पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं पार्टी के साथ हूँ, और अगर मुझे पार्टी टिकट ना दे तो मैं पार्टी के साथ नहीं हूँ। मिसाल के तौर पर मियां जासिम भट्टी साहब ने मुस्लिम लीग नून छोड़ दी है, उनमें मुस्लिम लीग नून छोड़ने की और भी बहुत सारी वजूहात होंगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेन वजह यह है कि जब उनको लगा है कि मैं आइंदा मुझे शायद टिकट ना मिले, तो वो चूंकि पार्टी के साथ उनकी एफिलिएशन जो थी वो टिकट के से रिलेटेड थी, तो इसलिए उन्होंने जब देखा कि मेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं है तो उन्होंने पार्टी छोड़ के, और अब भी वो जिस पार्टी में गए हैं यानी पीटीआई में गए हैं, वहां भी वो उनका मतमा नजर टिकट है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आज भी पार्टी की क्यादत या जो लोकल लीडरशिप है उनको ये कंफर्मेशन दे दे कि आपको पार्टी टिकट नहीं देगी, तो मेरा ख्याल वो पीटीआई के लिए भी को काम करें, क्योंकि हमारी जो वहाँ पे लोकल सियासत है, डोमेस्टिक सियासत है, दोनों दलों की, चाहे वो भाजपा ग्रुप हो चाहे मियां जासिम भट्टी साहब हो, दोनों ग्रुपों की जो सियासत है ये इक्तदार की सियासत है। ये इनको हर सूरत इक्तदार चाहिए, इनको पार्टी से, नजरिए से कोई गरज नहीं है। जबकि बजीस्तार की सियासत
टोटली नजरिए की सियासत है। बलजीत तार की सियासत पार्टी के साथ वफा की सियासत है। 40 साल मुस्लिम लीग नून के साथ सियासत की है, पार्टी के साथ स्टैंड किया है, सोबतें बर्दाश्त की हैं, जेलें बर्दाश्त की, लेकिन पार्टी को नहीं छोड़ा। हारे हैं, जीते हैं, रहे मुस्लिम लीग नून में ही है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी सियासत, दो जो धड़े हैं, जो बाजवा ग्रुप है और जो मियां जासन भट्टी ग्रुप है और बलजीत ताहर ग्रुप, इन तीनों ग्रुपों में जो बेसिक फर्क है नजरियाती, वो ये है कि चौधरी मोहम्मद बलजीत ताहर की सियासत नजरियाती सियासत है। वो पार्टी के साथ एफिलिएटेड है, उनका जीना मरना ओढ़ना बचोना सब कुछ मियां नवाज शरीफ उसकी पार्टी है। जबकि बाकी जो दो धड़े हैं, उनका जीना मरना ओढ़ना बिछाना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरी पॉलिटिकल जो वर्डिक्ट है इसके बारे में, कि उनको इख्तिदार चाहिए, पार्टी चाहे कोई भी हो। सब आप लाहौर में रहते हैं, सांगला हिल में पीपी 132 में आप एमपी के उम्मीदवार हैं, अखराजात इतने तो आते होंगे, आपका बिजनेस क्या है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बेवरेज का बिजनेस करता हूँ। अल्लाह का बड़ा फजल और करम है। मेरी इतनी औकात नहीं है जितना अल्लाह का फजल और करम है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जितने भी पॉलिटिकल लोग वर्क कर रहे हैं, उनका बिजनेस होना चाहिए ताकि वो अर्न करें, अर्न करके फिर वो स्पेंड करें। अगर तमाम ये जो हमारे र्यूमर्स होती हैं, या जो एक जुबान ज़द आम है जी, पॉलिटिशियन जो है करप्शन करते हैं, तो उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि क्योंकि उनका कारोबार को नहीं होता। तो चूंकि जब तक आपका बिजनेस अच्छा नहीं होगा, वेल सेटल बिजनेस ही होगा, तो आप पॉलिटिक्स को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। देखें, आप जितने मर्जी ऑनेस्ट हों, जो इतने मर्जी आप लॉयल हों, अल्टीमेटली आपको हल्के में जाने के लिए वहाँ पे मसरूफियात और दीगर एक्टिविटीज में इन्वेस्टमेंट होती है बंदे की, यानी पैसा कंज्यूम होता है वहाँ पे, तो उसके लिए अर्न करना जरूरी है। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिजनेस ही है। तो सेकंड प्रायोरिटी जो मेरी है वो पॉलिटिक्स सॉरी, इसलिए क्योंकि वो मेरी चौधरी मोहम्मद बलजीत साहब ने जिम्मेदारी सौंपी है, हल्के की वाम की पीपी 132 की खिदमत की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जहां बलजीत ताहर साहब के एतमाद पे पूरा उतरूं, वहां मेरी ये भी कोशिश है कि मैं हल्का पीपी 132 के हर मुस्लिम लीग नून के कारकुन, वोटर सपोर्टर के एतमाद को जो है विन कर सकूं और उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक उनकी जिंदगी में एक पॉजिटिव किरदार अदा कर सकूं, जिसमें उनको वाज़ेह फर्क नजर आए कि इस सियासतदान में और इन सियासतदानों में क्या फर्क है। जो सब सियासत, बिजनेस और फैमिली, इन सबको लेकर कैसे चलते हैं? बिल्कुल, ये क्वाइट डिफिकल्ट, ये आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। मैं ये समझ रहा हूँ, समटाइम मैं खुद भी बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, चूंकि तीनों ही टाइम कंज्यूमिंग चीजें हैं। फैमिली को भी वक्त चाहिए, बिजनेस को भी वक्त चाहिए, और पॉलिटिक्स को तो बहुत ज्यादा वक्त चाहिए। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ तीनों को टाइम दे सकूं। हफ्ते में 3 दिन मैं हल्के को देता हूँ, और इसी तरह 4 दिन जो मैं लाहौर होता हूँ, तो बिजनेस और फैमिली दोनों को साइमल्टेनियसली टाइम देता हूँ। लेकिन फिर भी तीनों तरफ से, तो हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं यही कहने लगा था कि तीनों राजी नहीं है वैसे, ना पॉलिटिक्स वाले राजी हैं, ना बिजनेस वाले राजी हैं, ना फैमिली का ख्याल है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, और बिजनेस का भी ख्याल है कि मैं टाइम वेस्ट, और जबकि पॉलिटिक्स वाले कहते हैं कि आप हमें टाइम नहीं दे रहे। राजी तीनों नहीं है, कोशिश मैं जरूर कर रहा हूँ तीनों की खिदमत करने की। पीपी 132 की सियासत शिद्दत पसंदी इख्तियार कर चुकी है। अभी सोशल मीडिया पर यह बात भी ज़बान ज़द आम है, मियां एजाज हुसैन भट्टी के भतीजे आसिफ भट्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये समझता हूँ कि जो है ना, ये जिन साहब का आप नाम ले रहे हैं, ये कौन है? हमने अभी कहा जी मियां आसिफ भट्टी। मियां आसिफ भट्टी साहब कौन है? मियां एजाज हुसैन के भतीजे हैं जी। अच्छा, ठीक है। भतीजे देखें, ये 21वीं सदी है, 21वीं सदी में भांजों भतीजों का कोई कंसेप्ट नहीं रहा। हाँ बिल्कुल, वो हमारे लिए हमारे भाई हैं, काबिल एहतराम है, लेकिन पॉलिटिक्स में जो एहतराम होता है वो वर्क का होता है। अगर उन्होंने कोई पॉलिटिकल वर्क किया है, कोई पार्टी की खिदमत की है, अवाम की खिदमत की है, तो बिल्कुल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहमियत भी होनी चाहिए, उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए। और अगर कोई भी ऐसा शख्स, चाहे वो जिनका आप नाम ले रहे हैं वो हो या कोई भी हो, तो अगर सिर्फ इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि मैं भांजा या भतीजा हूं, तो ये काफी नहीं है। ये इस दौर का जो वोटर सपोर्टर है, जो पॉलिटिकल वर्कर है, वो बड़ा वाइज है, वो खुद एनालिसिस करता है। वो समझता है कि जिस बंदे की पिछले 8, मेरा ख्याल है जिनका आप नाम ले रहे हैं, अगर मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, आप मेरे भाई हैं, मुझे बताएं पिछले 8-10 साल में कभी आपने ये नाम सुना भी है कि आपको पता है ये कौन साहब है, किस पार्टी मीटिंग में, किस पार्टी इवेंट में ये शामिल थे? आप, मेरा ख्याल है कि आपका जवाब भी नहीं होगा। तो ऐसे अननोन कैरेक्टर जो है ना,
मेरा नहीं ख्याल कि उनको पॉलिटिक्स में इतनी जो है ना वो शिद्दत पसंदी लानी चाहिए। उनको सब्र और बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए। पॉलिटिकल इख्तलाफ होता है हर किसी का, पॉलिटिकल अपने नजरियात के मुताबिक आप वर्क करें। हर पॉलिटिकल वर्कर का ये राइट है कि वो पॉलिटिकल वर्क करे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं किसी का भांजा या भतीजा, मिसाल के तौर पर कोई अगर मेरे ऊपर कोई कीचड़ उछालता है, मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन कोई भी पॉलिटिकल वर्कर करता है, तो मेरा छोटा भाई वो सम टाइम उस पर एतराज करता है, तो मैंने उनको समझाया हुआ है कि भाई पॉलिटिशियन जो होता है ये एक पब्लिक फिगर होता है, ये चौक चौराहे में खड़ा करैक्टर है, इस पे कोई भी तनकीद कर सकता है। तो मैं उनको कहता हूँ कि कोई बंदा मुझे पॉलिटिकली गालियां भी दे, कुछ भी कहे, तो आपने उसका जवाब नहीं देना, मैं उसका पॉलिटिकल जवाब दूंगा। अगर कोई मुझ पर तनकीद करेगा तो मैं पॉलिटिकल इसको रिप्लाई करूंगा, बजाय कि हम जातियात पे उतराए। मेरा ख्याल है ये जिन साहब का आपने नाम लिया है, मेरा ख्याल तो ये है कि उन्होंने वो कैंसिल भी कर दिया है, उन्होंने अच्छा किया है। लेकिन अगर वो फिर भी दोबारा कभी ऐसा सोचे तो उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पहले उनको पॉलिटिकल वर्क करना चाहिए। जो उनके चचा है या ताया है जो पॉलिटिक्स में है, अगर कोई इन पे तनकीद कर रहा है तो उनको खुद जवाब देना चाहिए। पेप्सी रोड लाहौर कैंट पर वाकया उनके ऑफिस चैंपियन फूड पर पहुंचे। जी चर साहब, आप ये बताइएगा, चौधरी मोहम्मद बरजीस साहर और आपके चौधरी तारक महमूद बाजवा के साथ सियासी इख्तलाफ, पार्टी भी एक, मगर आप क्या आने वाले वक्त में इकट्ठे चल पाएंगे? जी, मैं ये समझता हूँ कि पार्टी एक नहीं है। देखिए, पार्टी उन्होंने इमरान खान के नाम पे उनके बेटे ने वोट लिया है और पार्टी छोड़ के वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए, क्योंकि उन्होंने हमेशा इक़्तिदार को तरजीह दी है। वो समझते हैं उनका जो सियासत है वो इक़्तिदार के पीछे है सारी। तो मैं ये समझता हूँ जो सियासी इख्तलाफ है ना, देखिए सियासी इख्तलाफ हमारा सोच का इख्तलाफ है, नजरियात का इख्तलाफ है। मिसाल के तौर पे चौधरी मोहम्मद बरजीस ताहर की सियासत जो है वो शराफत की सियासत है, खिदमत की सियासत है, तमीरी सियासत है, जबकि उनकी जो सियासत है वो चुदराहट की सियासत है, वो अकरबा परवरी की सियासत है। आप अगर उनके इर्द गिर्द लोग देखेंगे तो आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा कि चौधरी मोहम्मद बरजीस ताहर साहब के साथ आपको कभी उनका भांजा भतीजा कोई नजर नहीं आएगा। उन्होंने हमेशा कारकुनों को इम्पोर्टेंस दी है, उसकी बेहतरीन मिसाल मैं आपके सामने हूँ। वो कभी भी ऐसा नहीं करते कि अपनी जो किचन कैबिनेट है उसमें अपने भांजे भतीजे या फैमिली मेंबर को, इवन उनका सगा भाई क्यों ना हो, वो उसको भी इसमें शामिल नहीं करते। उन्होंने हमेशा कारकुनों को ही थिंक टैंक में शामिल किया और कारकुनों के जरिए ही अवामी खिदमत को अपना शौर बना के रखा। तो ये वो बेसिक फर्क है जो उनकी और हमारी सियासत में है। चौधरी तारक महमूद बाजवा, चौधरी मोहम्मद बरजीस ताहर, पार्टी किसी भी प्लेटफॉर्म पर उनको इकट्ठे बिठा देती है, तो फिर आप सियासत की सिमत का तयन खुद करेंगे या पार्टी डिसिप्लिन पर रहेंगे? जी, मैं सबसे पहली बात तो ये कहता हूँ कि पार्टी डिसिप्लिन ही हमारा शौर है। पार्टी डिसिप्लिन की ना कभी माजी में वायलेशन की है, ना इंशाल्लाह कभी मुस्तकबिल में करेंगे। लेकिन जो इकट्ठा बिठाने वाली बात है ना, ये जरा गैर मुनासिब है। इसलिए उसकी वजह ये है कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप शेर और बकरी को इकट्ठा एक जगह पर नहीं बिठा सकते। पार्टी की जो क्यादत होती है उसके पास बहुत सारे काम करने को होते हैं, वो इतना, ये बहुत छोटा मैटर है उनके लिए। पार्टियां समंदर होती हैं और पार्टियों के जो सरबराह होते हैं उनके पास इतनी नेशनल टास्क होती हैं कि उनके लिए सांगला हिल की सियासत शायद मैटर ही नहीं करती। इसलिए, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पार्टी क़यादत जो है वो जानती है कि चौधरी मोहम्मद बरजीस ताहर एक वफा का नाम है, एक शख्स जिसने सारी जिंदगी पार्टी को दे दी है, 40 साल पार्टी के साथ वफा की है, मुश्किल से मुश्किल तरीन वक्त पार्टी के लिए पार्टी के साथ रहे हैं, सोबतें बर्दाश्त की हैं, जेलें बर्दाश्त की हैं, अपना कैरियर दाव पे लगाया है, लेकिन पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। और दूसरी तरफ जिनका आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने तो 2 दिन नहीं निकाले, इमरान खान के नाम पे वोट लिया और आप ये समझ लें कि 2 दिन बाद ही मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए, क्योंकि उनका और बरजीस ताहर का मौजना करना बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि बरजीस ताहर ने तो हमेशा वफा की सियासत की है पार्टी के साथ, जबकि उनकी सियासत का जो उनका मुखालफीन है, उनकी सियासत हमेशा इक़्तिदार की सियासत रही है। उन्होंने इक़्तिदार के पीछे भाग, अभी भी वो इक़्तिदार के पीछे भाग रहे हैं। आने वाले, अगर आप, मैं पहले भी 1-2 दफा कह चुका हूँ कि 2019 से 20 में गालबन हमारे एक साथी है सांगला, उन्होंने मुझसे इंटरव्यू में ये सवाल पूछा था कि आप पीटी छोड़ के नून लीग में आ गए हैं और साहब का एमपीए जो है बाजवा साहब, वो नून लीग छोड़ के पीटी में चले गए। तो मैंने उन्हें कहा था कि ऑब्जेक्टिव का फर्क है, मेरा उनसे कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता। वो पीटी में सिर्फ इसलिए गए हैं कि उनको इक़्तिदार चाहिए। कल को उनको अगर पीटी में भी इक़्तिदार नहीं मिलेगा तो उधर भी स्टे नहीं करेंगे, जबकि मुझे ना पीटी में इक़्तिदार चाहिए था ना नून लीग में इक़्तिदार चाहिए। इसलिए मैंने कहा मेरा चूंकि नजरियाती इख्तलाफ है,
वो हमेशा उन्होंने इक़्तिदार की सियासत करनी। तो देखें वो बात जो मैं 2019 में की है रिकॉर्ड पे होगी, मुबशर कालू साहब एबीसी न्यूज वाले, आप उनसे पूछ भी सकते हैं, उनके पास रिकॉर्ड भी होगा लाजमी। तो वो बात 5 साल बाद बिल्कुल मनोवन सच साबित हुई। जैसे ही उन्होंने इमरान खान के नाम पे बोल लिया, जब वफा का वक्त आया, जब उनको चाहिए था कि जिन लोगों को उन्होंने इमरान खान के नाम पे वोट लिया है उनके साथ स्टैंड करते, उन्होंने 2 दिन नहीं निकाले और पार्टी छोड़ दी। चौधरी तारक महमूद बाजवा, उनका कहना था कि अभी कुछ दिन कबल मैंने इंटरव्यू लिया, उनका कहना था कि जिस नजरिए पर मैंने चौधरी मोहम्मद बर्जीस साहब को छोड़ा था उस नजरिए पर मैं आज भी कायम हूँ। मैं उनकी मुखालफत भी करूंगा और मैं अन्य 111 के लिए टिकट भी अप्लाई करूंगा। तो पार्टी में एक हैं, और क्या आप समझते हैं कि इस तरह के बयान पार्टी को भी नुकसान देंगे और ग्रास रूट पर भी नुकसान है? जी, मैं ये समझता हूँ कि देखें, ये जो ख्वाब है ना या सपने, इन पे कोई पाबंदी नहीं है। उनका जो कहना है कि मैंने 111 के लिए अप्लाई, तो कोई भी पॉलिटिकल वर्कर किसी भी सीट के लिए अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने में तो कोई हर्ज नहीं है। अप्लाई तो उनका बेटा जीता था, वो वजीर आला के लिए भी अप्लाई कर सकते थे। लेकिन असल फैसला तो पार्टी ने करना है। जो आपने कहा कि उन्होंने कहा जो मेरी वजह इख्तलाफ थी, जो नजरिया इख्तलाफ था, देखिए जो इख्तलाफ होता है ना उसको कोई नजरिया नहीं होता, इख्तलाफात जाती होते हैं। जब भी कोई पॉलिटिकल करेक्टर दूसरे पॉलिटिकल अपने से बड़े पॉलिटिकल करेक्टर का से जब वो हसद करता है, तो बेसिकली वो अपने जातियात पे मबनी सवालात या तकारीर करता है। आप वो तो कह रहे हैं ना कि मैंने N111 के लिए अप्लाई करना है। मैं आपको बड़े इत्मीनान से और इंशाल्लाह बड़ी कंफर्मेशन से बता रहा हूँ कि उनको PP 132 की टिकट के लिए भी उनको जो है ना कंसीडर नहीं किया जाएगा। हल्का PP 132 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसी को टिकट देगी जिसको चौधरी मोहम्मद बर्जीस ताहर साहब रिकमेंड करेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बर्जीस ताहर एक वफा का नाम है। 40 साल उन्होंने पार्टी की खिदमत की है। उन्होंने 40 साल सोबतें जेलें बर्दाश्त की हैं, तंगियां बर्दाश्त की हैं, लेकिन भागे नहीं है। ये जिन साहब का जिक्र कर रहे हैं, ये तो इलेक्शन जीत के पीटी के वोट से इलेक्शन जीते, और इस खौफ और इस डर से कि कहीं मेरे खिलाफ इंतकामी सियासी कार्रवाई ना हो, वो 2 दिन नहीं निकाले, उन्होंने पार्टी चेंज कर ली। तो पार्टियां इन चीजों को बड़ा कंसीडर करती हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो मियां नवाज शरीफ की क्यादत में मरियम नवाज साहबा, मियां शवाज शरीफ, ये जो क्यादत है, ये बड़ी वाइज क्यादत है। ये जब टिकट की बारी आएगी तो मेरा नहीं ख्याल कि इन साहब को वो PP 132 के लिए भी कंसीडर करें। NA 111 के बारे में तो आप मियां नवाज शरीफ की और मरियम नवाज साहबा की बात 2024 में सुन चुके हैं, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि बर्जीस ताहर साहब आपके मुकाबले में कोई अप्लाई नहीं कर सकता, कोई अप्लाई भी करे तो हमारे लिए उसकी कोई अहमियत नहीं है। उनका इतना बड़ा पॉलिटिकल कद है पार्टी के अंदर, तो कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है। लेकिन सब बात ये भी तो हकीकत है कि PP 132 के फंड जो हैं वो 4 सूबाई असम्बलियों से ज्यादा है। इसकी क्या आखिर वजह है? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है कि PP 132 के फंड जो है चारों बाकियों से ज्यादा है। उसकी वजह देखें, जो 13 सड़कें थी जो चौधरी मोहम्मद बर्जीस ताहर साहब के टेनोर में अप्रूव हुई, चौधरी मोहम्मद बर्जीस ताहर के प्रोजेक्ट से सारे, मैं बकायदा इसके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ जिसमें बकायदा मैं टेंडर्स की डिटेल फराहम कर चुका हूँ कि 2023 में सारी सड़कों के टेंडर हुए। आप ये लकीली ये कह लें कि उन्होंने, चूंकि उनका बेटा इलेक्शन जीत गया, वो पार्टी में आ गया, तो उसकी वो जो थी उसको ऑब्लाइज कर दिया गया, उसका एडवांटेज वो ले गया। आप उन 13 सड़कों को अगर निकाल लें PP 132 के कामों में से, जो बर्जीस ताहर की सड़कें हैं, फिर आप मुझे बताएं उन्होंने कौन से काम किए हैं। बाकी चूंकि मुस्लिम लीग नून जब भी इख्तिदार में आती है, जब भी हुकूमत आती है, तो सड़कों के जाल बिछाती है, मुल्क को तरक्की की शराह पे चढ़ा देती है। तो PP 132 हो, 33 हो, या पंजाब का कोई भी हल्का हो, तो मुस्लिम लीग नून उसमें काम करके दिखाएगी आपको। मैकडॉनल्ड्स लंच करवाने के लिए पहुंचे। सब PP 132 में आपका इंतखाबी मंशूर क्या होगा? क्या लेके जाएंगे ग्रास रूट पर आप? मेरा जी इंतखाबी मंशूर बड़ा सादा है। इंतखाबी मंशूर ये है कि जो हल्का PP 132 की अवाम है, उनकी हमने खिदमत करनी है हर लेवल पे, चाहे वो स्पोर्ट्स के मैदान में हो, चाहे वो पॉलिटिकल मैदान में हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के मैदान में हो, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव हो। यानी कि PP 132 से मुतल्लिका हर मसला जो है
वो मेरा मसला होगा। जो मेरे वोटर सपोर्टर होंगे, उनकी जिंदगियों में बेहतरी लाने के लिए, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो भी गवर्नमेंट लेवल पे मैं एफर्ट्स कर सकूंगा, मैं उनके लिए फाइट करूंगा। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी तो पीपी 132 की सियासत को टर्न अराउंड करूं। टर्न अराउंड इस तरह करूं कि जो चुदराहट कल्चर है इसका खात्मा करूं। जो जो उम्मीदवार जीतते हैं ये खत्म होते हैं अवाम के। यहाँ पे जो कल्चर चल रहा है पीपी 132 में, जो दोनों डेरेदार हैं जो पीपी 132 के हैं, वो समझते हैं कि लोग उनके पास सुबह दोपहर शाम आए, उनके आगे हाथ बांध के बैठे, उनकी जी हजूरी करे, तो वो फिर उनके कोई काम करेंगे, उन पे एहसान चढ़ाएंगे। मैं इसको इंशाल्लाह बदलूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि हम खुद अवाम तक पहुंचे और खुद अवाम के मसाइल सुने और उनके मसाइल जो उनके डोर स्टेप पे हल करें। जो सब सियासत के साथ साथ बिजनेस में भी आप मसरूफ रहते हैं, बिल्कुल जी। फिर आप बिजनेस और सियासत को किस तरह वक्त देते हैं? देखिए, बिजनेस तो ऑटो पे है, बिजनेस तो सिस्टमेटिक है। आपको पता है अब दुनिया चांद पे पहुंच गई है। अब किसी बंदे का सर पे बैठना बिजनेस के लिए जरूरी है। बिजनेस ऑटोमेशन पे चला जाता है। आपने एसओपीज बनाने होते हैं, आपके स्टाफ ने उसके ऊपर काम करना। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आपने एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे एक चीज ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो सियासत और बिजनेस दोनों साइमल्टेनियसली चल सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि हर सियासतदान को बिजनेस करना चाहिए। देखिए, जब सियासतदान जब बिजनेस नहीं करेगा तो वो लूटेगा हल्के को, जो माजी में हुआ है इस हल्के के साथ। यहाँ पे अब मैं ये जिक्र करना जरूरी समझता हूँ। देखें, अगर पीपी 132 के जो उम्मीदवार हैं अगर वो कोई कारोबार नहीं करते तो ये जो सियासत है बहुत महंगा काम है। ये वो कहाँ से एक्सपेंस मीट करते हैं? वो फिर इसी तरह करप्शन की नजर हो जाती है चीजें। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं मेहनत करूं, अपने कारोबार को और आगे बढ़ाऊं, ताकि मैं अवाम की खिदमत अपने बलबूते पे कर सकूं। शेर साहब, चौधरी मोहम्मद बरजीस सहर साबिक वफाकी वजीर के नीचे पीपी 132 का कोई भी एमपीए ठहर नहीं सका, इसकी आखिर वजह क्या है? देखें, इसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह ये पीपी 132 का मैटर नहीं है। अगर आप पूरे पंजाब की पॉलिटिक्स स्टडी करें तो आपको जान के ये हैरानी होगी कि जितने भी एमएनए हैं उनके नीचे एमपीएस चेंज होते रहते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि एमपीए जब भी कोई बंदा बन जाता है फिर वो समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। वो उसका जो मुतलका एमएनए उसके साथ कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है राइट्स का, अख्तियारात की जंग शुरू हो जाती है। फिर वो अख्तियारात की जंग आहिस्ता आहिस्ता जो है बढ़ती बढ़ती इख्तलाफ पे चली जाती है। मैं समझता हूँ कि बरजीस तार साहब का रवैया जो है वो इस हवाले से थोड़ा सख्त जरूर है कि वो जो है प्रिंसिपल की सियासत करते हैं, असूली सियासत करते हैं। जब कोई भी बंदा असूली सियासत करेगा तो उसके नीचे जो लोग काम कर रहे होते हैं वो जारी बात है फिर उनको असूल पसंदी की सियासत नहीं कर रहे होते, वो तो मार धाड़ की सियासत कर रहे होते हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बरजीस तार क्योंकि मार धाड़ की सियासत करने किसी को नहीं देते, वो चाहते हैं कि जो भी एमपी हो वो आपकी खिदमत करे। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जितना बाख्तियार बरजीस तार साहब के नीचे एमपी होता है इतना किसी हल्के में नहीं। आप बेशक देख लें, पिछले जो साबका एमपी है जो नून लीग पीटीआई में चले गए थे, दोबारा फिर नून लीग में आ गए। जो अभी हमारे लास्ट एमपी है मियां जासन भट्टी थे जो अब पीटीआई में चले गए। कोई भी वर्कर, कोई भी पार्टी कारकुन उनके पास बरजीस तार साहब के पास जाए तो वो उनकी तरफ भेजते थे, यानी वो फुली अथोराइज करते हैं। जब वो फुली अथोराइज करते हैं तो जो एमपी बना होता है वो समझता है कि शायद मेरी वजह से बरजीस तार है। तो ये जो सोच है ना कि मेरी वजह से बरजीस तार है, यहाँ से सारा जो ना टेबल टर्न अराउंड हो जाता है और फिर इख्तलाफात इतने बढ़ जाते हैं कि बजाय के जो एमपी है वो अपनी कोई डिलीवरेंस की बात करे, वो बताया कि जी मैंने चूंकि ये काम किया था बरजीस तार ने मुझे करने नहीं दिया, वो जाती हमले शुरू कर देता है। वो जातियात पे बात करते हैं। आप जितने भी साबका एमपीएस हैं आप उनसे सवाल करें कि भाई आपका कोई तमीरी इख्तलाफ है बरजीस तार के साथ, आपका कोई असूल पसंदी का इख्तलाफ है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, वो एक बात नहीं बता सकेंगे। वो सिर्फ एक ही बात बताएगी, इज्जत नहीं करते जी, मतलब कख्त है, सख्त है, इस तरह के ये सारे जाती हमले हैं। इस तरह तो मेरे अब आप बैठे हुए मैं कहूँ मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और आपका रवैया बहुत सख्त है, तो मेरा क्या गया इसमें? इल्जाम लगाना तो दुनिया का सबसे आसान काम है। असल बात यह है कि आप उसको साबित भी करें। आप अगर डिलीवर करें, अगर आप अवाम की खिदमत करें, आप अवाम के दिलों पे राज करें, तो फिर कोई आपको पीछे नहीं कर सकता। साहब, साबिक टिकट होल्डर मुस्लिम लीग नून पीपी 132 मियां आजाद हुसैन भट्टी ने पार्टी से राहें जुदा कर ली, तहरीक इंसाफ में शमूलियत भी इख्तियार कर ली और अब बात चौधरी मोहम्मद बरजीस सहर व दिगर आप पर व दिगर रहनुमाओं की करदार कशी तक आ गई। आप इसको जमहूरी असूलों के मुतरादिफ समझते हैं? जी, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि इंतहाई गैर मुनासिब रवैया है
उन्होंने अगर पार्टी मुस्लिम लीग नून छोड़ी है, पीटीआई को में वो शामिल हो गए हैं, तो उनको अपना फ्यूचर का प्लान शेयर करना चाहिए था। उनको हल्के की आवाम को बताना चाहिए था कि वो पीटीआई में किस नजरिए की बुनियाद पे गए हैं, उनको ऐसा क्या पीटीआई में दिखा है, और वो पीटीआई में जाके पीटीआई के वोटर सपोर्टर या पीटीआई का जो चेयरमैन उसके लिए करेंगे क्या, क्या उनका कंट्रीब्यूशन होगा। लेकिन बजाय इसके कि वो अपना विजन फ्यूचर प्लान शेयर करें, वो बरजीश तार साहब पे तनकीद कर रहे हैं, जो कि इंतहाई गैर मुनासिब रवैया है। उनका जो ये मौकफ है कि 5 साल उनको जिच किया गया, ये बिल्कुल नामुनासिब बात है। अगर वाकई उनकी इस बात में सच्चाई है तो उनको आला किरदार की मिसाल बनना चाहिए था और बतौर एमपीए उनको जुदा होना चाहिए था। दूसरी बात यह कि अगर वो 5 साल जिच होते रहे हैं तो 2024 में उनको टिकट नहीं अप्लाई करनी चाहिए थी, और अगर टिकट मिली भी थी तो शुक्रिया करके बरजीश ताहर को टिकट वापस कर देते और उनको कहते कि भाई आप चूंकि आपने मुझे जिच किया है, इसलिए मैं ये आपकी टिकट वापस कर रहा हूं, मैं आपके साथ नहीं चल सकता। इलेक्शन हारने के बाद इस तरह का रवैया अख्तियार करना क्लियर कट इस बात की निशानदेही है, एक हारे हुए इंसान की गुफ्तगू है। देखिए, कहते हैं ना कि हार जो होती है ये यतीम होती है और जीत के कई बाप होते हैं। अगर वो इलेक्शन जीत जाते तो बरजीश ताहर बहुत अच्छा इंसान था, और अगर इलेक्शन हार गए हैं तो बरजीश ताहर बहुत बुरा इंसान है। बेसिकली मैं समझता हूँ कि अगर बरजीश ताहर साहब भी जीत जाते तो भी मियां जहां हसैन भट्टी साहब बरजीश ताहर साहब के साथ ही रहते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उनको बेसिकली बरजीश ताहर साहब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, असल में उनको प्रॉब्लम है अपोजिशन से। वो ये समझते हैं कि उनको हुकूमत में होना चाहिए। इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, और जो उनका जो बेसिक सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू था वो यही था कि वो चाहते थे कि चौधरी मोहम्मद बरजीश ताहर साहब जो सुल्तान बाजवा है उसकी शमूलियत को रोकें, और ताकि उनको साबका टिकट होल्डर के तौर पे पार्टी के फंड्स वगैरह मिल सकें। क्योंकि ऐसा नहीं हुआ, जारी बात है, पार्टी को वोटों की जरूरत होती है। कोई भी कैंडिडेट होता है, चाहे वो काउंसलर का हो, चेयरमैन का हो, एमपी एमएनए का हो, वो कोई वोट उसको घर चल के देने आ जाए तो वो ना थोड़ी करता है। तो ये चूंकि जो सुल्तान बाजवा जो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन जीते, वो जब खुद जाके पार्टी में शामिल हो गए, जब जाकर उन्होंने खुद सरेंडर कर दिया और खुद उन्होंने कहा कि मैं टिकट देता हूँ, कोई कंडीशन नहीं रखी, तो अनकंडीशनल तो कोई भी वोट ले लेगा। तो उन्होंने जारी बात है जब खुद जाके पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली दूसरे तीसरे दिन, और पार्टी को वजीर आला को वोट दिया, तो फिर उनको रोकना कोई मेरा डजंट मेक एनी लॉजिक। वो इस रवैये से दिल बर्दाश्त, बेसिकली उसकी शमूलियत से वो दिल बर्दाश्ता हुए। अब उसके रवैये, उसकी शमूलियत की, सुल्तान बाजवा की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत से दिल बर्दाश्ता हो गए, इल्जाम तराशी वो बरजीश ताहर पे कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल उनका ये रवैया मुनासिब है, उनको ख्याल करना चाहिए, और उनको पीपी 132 के जो पीटीआई के वोटर सपोर्टर है उनको एड्रेस करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि मैं आपके लिए ये करूंगा, बजाय इसके कि वो ये रोना धोना रोए कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। ये कतई गैर मुनासिब रवैया और काबिल मजम्मत है। मियां एजाज हुसैन भट्टी का कहना है कि चौधरी तारिक महमूद बाजवा जब चौधरी मोहम्मद बरजीश ताहर पर इल्जाम लगाते थे कि आपका जरिया आमदन क्या है, तो वो मुझसे कहा करते थे कि आप इसका जवाब दें। क्या ये हकीकत है? जी बिल्कुल, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो उनको उस वक्त जब चौधरी मोहम्मद बरजीश ताहर साहब उनसे ये बात कह रहे थे, तो उस वक्त उनको सच्चाई बयान करनी चाहिए थी। कहते हैं कि ऐसा मुक्का जो लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुंह में मार लेना चाहिए। अगर वो इतने ही मॉरल वैल्यूज पे काम कर रहे हैं तो उनको चाहिए था कि उसी वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और कहते कि जी मुझे बरजीश ताहर साहब कह रहे हैं कि जी आप इसका जवाब दें। अब वक्त गुजर गया है, 5 साल वो एमपी रहे हैं, अब वक्त गुजरने के बाद, हारने के बाद ये सारे मसाइल उनको अचानक से नजर आ गए हैं। अगर ऐसे मसाइल थे भी, मैं नहीं ये कह रहा कि थे या नहीं थे, फर्ज करे अगर ऐसी कोई बात थी भी तो उस वक्त करनी चाहिए। वक्त गुजरने के बाद तो आप कुछ भी कहें तो उसको सवाए इल्जाम के कुछ नहीं। हस्बे ममूल रेस कोरस वाक के लिए पहुंचे। मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। इंडिया ने पाकिस्तान पर 5 और 7 मई की दरमियानी रात हमला किया, बुज़दिलाना कार्रवाई की, मदारस शहीद किए, बच्चों को शहीद किया, औरतों को शहीद किया। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे?
मैं ये समझता हूँ कि इंडिया पे चूंकि उसकी अवाम का बड़ा ज़बरदस्त दबाव था, जो उनका वाक़या पेश आया था टेररिज्म का, बजाय इसके कि वो उसके जो रियल कल्प्रिट्स थे, जो टेररिस्ट थे, उनको गिरफ्तार करते, उन्होंने अपनी अवाम का रिएक्शन को एड्रेस करने के लिए बिजली का मुजाहरा किया है, निहत्थे लोगों पे मदारस पे मसाजिद पे हमला किया है, और उसका मुंह तोड़ जवाब जिस तरह उनको दिया गया ख्वाजा पाकिस्तान के जरिए, पूरी दुनिया में आज पाकिस्तान एक हीरो के तौर पे पेश हो रहा है। पाकिस्तान के फौज का एक नाम है और इंडिया को पूरी दुनिया में जिल्लत और रसवाई का सामना है। मैं समझता हूँ कि फौज पाकिस्तान की जितनी भी सताइश की जाए कम है। फौज पाकिस्तान ने साबित किया है कि वो दुनिया की बेहतरीन आर्म फोर्स में से एक आर्म फोर्स। तो सब आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ने सफारती महाज पर भी इंडिया को शिकस्त दी है? जी, पहले हमारा सफारती महाज जो टू बी वेरी ऑनेस्ट वेरी वीक था, लेकिन अब जैसे जैसे हमने देखा है बिलावल भुट्टो के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ सब मिलकर एक बाकायदा फोरम बनाया गया है, इस वक्त वाशिंगटन डीसी में है। उसकी जिस तरह आपने देखा होगा कि कल यूएनओ में 2 जो कमेटियां उनकी सरबराही भी पाकिस्तान को मिली है, तालिबानाइजेशन के हवाले से भी जो कमेटी बनी उसकी भी सरबराही पाकिस्तान को मिलना बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। इससे इंडिया को मुंह भी खानी पड़ी है। इंडिया का वफद भी वाशिंगटन में मौजूद है, तो पूरी दुनिया को ये बताना चाहता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, लेकिन टेररिस्ट के जो है खिलाफ इकदाम के लिए जो कमेटी बनी है उसकी सरबराही पाकिस्तान को मिलना एक तारीखी कामयाबी है। चर साहब, आप समझते हैं कि पीपी 132 में आप जिस हम पार्ट्स में खड़े हैं, इस तरह के पार्ट्स और स्टेडियम नौजवानों को मिलने चाहिए, सेहतमंद मुआशरे के लिए ये बुनियादी जरूरत में शामिल है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत माहौल है। ऐसा खूबसूरत माहौल ही एक खूबसूरत कौम पैदा कर सकता है। ये जो आपका एम्बियंस होता है, एटमॉस्फेयर होता है, ये इंसान की जहाँ जिस्मानी सलाहियतों में इजाफा करता है, वहाँ पे उसकी तख्लीकी सलाहियतों में भी खातर का इजाफा होता है। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, मुझे इस मौका दिया, तो मैं इंशाल्लाह ताला सांगला हिल को हर मुमकिन इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करूंगा। क्यों? कौमें तामीर ही ऐसी होती हैं। देखिए, जब यहाँ पे बंदा आएगा, कोई नौजवान हो, बूढ़ा हो, मिडिल एज हो, कोई भी हो, उसको इस तरह का माहौल मिलेगा, ऑटोमेटिकली वो पाकिस्तान के लिए उसके ज़हन में अच्छे ख्याल आते हैं। ये सिर्फ फिजिकल फिटनेस का मामला नहीं है, जैसे इस पार्क का फिजिकल फिटनेस से रिलेशन है, इसी तरह ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। प्रोग्राम के इख्तिताम पर चौधरी अली तारक चीमा, उम्मीदवार पीपी 132 सांगला हिल ने नेक ख्वाहिशात के साथ अलविदा किया।